नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चले बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर और सुकमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के नंबे गांव और सुकमा के दुलेड गांव का दौरा किया, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात कर नक्सल मुक्त हो रहे इलाकों के बारे में चर्चा की और यह भी जानने का प्रयास किया कि सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को कितना लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने ग्रामीणों को सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियों में शासन प्रशासन लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नवनिर्मित स्पीकर हाउस M01 बंगले में ठहरेंगे। इस बंगले में अनाधिकृत लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चूंकि बंगला नया है, इसलिए फर्नीचर से लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के दौरे और अस्थायी आवास को देखते हुए आसपास रंग रोगन और सफाई कराई जा रही है। बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी इसी आवास में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री के अस्थायी आवास की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की शाम राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे राज्योत्सव का शुभारंभ करने। इसी M1 बंगले में प्रधानमंत्री निवास करेंगे। न सिर्फ राज्योत्सव बल्कि डीजी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के दौरान 28 से 30 नवंबर को भी प्रधानमंत्री का ये अस्थायी निवास होगा। इसकी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। चूंकि ये बंगला नया है, इसलिए यहाँ पर आवश्यक सुविधाएं भी जुटाई जा रही है और यहीं से चाहे राज्योत्सव के शुभारंभ के दौरान हो या डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय का जो संचालन भी होगा वो इसी M1 बंगले से होगा। ये स्पीकर हाउस है और यहाँ पर जो आवश्यक तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। साथ ही साथ आसपास के जो बंगले हैं वहां पर भी सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की जा रही, ताकि प्रधानमंत्री को, उनके स्टाफ को या जो उनके साथ आने वाले लोग हैं, अति विशिष्ट अतिथि हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NH 24/7 रायपुर। और पन्ना की धरती ने एक बार फिर गरीब की किस्मत बदल दी है। बेनी सागर के मजदूर महादेव प्रसाद प्रजापति को 2 हफ्ते के भीतर एक नहीं बल्कि 3 चमचमाते हीरे मिले हैं। महादेव प्रसाद ने इन हीरों को हीरा कार्यालय में जमा किया। जानकारी के अनुसार उन्होंने लगभग 20 दिन पहले ही पट्टा लेकर हीरा खदान शुरू की थी। इस दौरान उन्हें पहले 2.58 कैरेट का हीरा, इसके बाद 2.75 कैरेट और 3.09 कैरेट के जेम्स क्वालिटी के 3 हीरे मिले हैं, जिनका कुल वजन 8.42 कैरेट है, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपए से अधिक है। मजदूर महादेव प्रसाद ने कहा कि नीलामी के बाद मिलने वाली राशि से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। क्षेत्र पट्टी से 3 हीरे जमा हुए हैं, जिनका वजन पहला है 2.75 सेंट जो उज्ज्वल किस्म का है, दूसरा है 2 कैरेट 58 सेंट जो मेला किस्म का है और तीसरा है 3 कैरेट 9 सेंट ये उज्ज्वल किस्म का है। ये तीनों हीरा महादेव प्रसाद प्रजापति पिता श्री मोहन प्रजापति निवासी बेनी मोहल्ला को मिला है। मूल्यांकन पश्चात अवगत कराया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी है। टोटल 3 में 8 कैरेट के समथिंग वजन है। ये अभी करीबन 15-20 दिन इसने पहले आवेदन किया था और आज ये 3 हीरे लेकर के आया है 15 दिन के अंदर। ये कहाँ खदान लगाया था? ये खदान क्षेत्र पट्टी पे काम कर रहा था। वैसे तो कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पर दतिया जिले के सेवढ़ा थाना क्षेत्र की दरियापुर गांव से आई एक घटना की खबर ने इस कहावत को झुठला दिया है। एक मासूम के साथ हुई घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। किसी ने 2 सप्ताह के बच्चे को सड़क पर फेंक दिया। जानकारी के अनुसार दरियापुर गांव के इंदल सिंह कुशवाहा को देर रात मासूम के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो घर से बाहर निकले तो कपड़ों में लिपटी 15-20 दिन की नवजात बच्ची ठंड के बीच जमीन पर बिलख रही थी। बच्ची को देखकर इंदल का दिल पसीज गया और मानवता का परिचय देते हुए तत्काल बच्ची को गोद में उठाकर घर लाए। बच्ची को देखभाल करते हुए पुलिस और चाइल्ड लाइन को सूचना दी। बच्ची को शिशु गृह में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। यहीं बाहर ही मिली सुबह 5 बजे दरवाजे। तो क्या रो रही थी बच्ची? हाँ रो रही थी, आवाज आई तो उठाने गए। तो ये जानकारी है किसकी है किसकी नहीं है? कोई जानकारी। अच्छा, तो आप क्या इसको पालना चाहेंगे? हाँ।
ये सेवड़ा दरियापुर में आज सुबह 5 बजे इंदर सिंह कुशवाहा के घर के पास में एक बच्ची पड़ी मिली है। इस संबंध में थाना प्रभारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु अवगत कराया गया है और महिला बाल विकास के अधिकारी को इस मामला बच्ची को दिया जाकर उनकी सुपुर्द किया गया है। और खबर बैतूल से। बैतूल में जनजातीय छात्रावासों में उपयोग की जाने वाली बिजली के बिलों के भुगतान के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बिल भुगतान के नाम पर 40 लाख रुपए का गबन किया गया है। जांच के बाद कलेक्टर के आदेश पर जनपद पंचायत बैतूल के सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 सहित एक भृत्य को निलंबित किया गया है। पूरा मामला तब पकड़ में आया जब जनपद पंचायत सीईओ ने डेको की जांच में विरोधाभासी बैंक खाते नंबर देखे। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत मुल्ताई, प्रभात पट्टन और आमला के छात्रावास के बिजली बिल भुगतान में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के आदेश पर कोषालय अधिकारी सहित 2 अधिकारियों ने साल 2018 से 2025 के बीच भुगतान किए देयकों की जांच की तो पाया कि आरोपियों ने फर्जी हस्तांतरण कर राशि का गबन किया है। कि एमपीबी के नाम से जो हॉस्टलों में विद्युत देयक होते हैं, तो एमपीबी के नाम से जो देयक लगे हैं उसमें खाते में मिसमैच दिख रही है। जो अकाउंट नंबर है वो एमपीबी के ऑफिशियल अकाउंट नंबर से मैच नहीं कर रहा है। तो जब उन्होंने ये हमारे संज्ञान में लाया तो मेरे एवं कलेक्टर सर द्वारा जो है इसमें सीओ जनपद बैतूल और ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से एक विस्तृत जांच करवाई गई, जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि अराउंड 40 लाख के बिल्स जो एमपीबी के बिल्स थे, एमपीबी के नाम से बिल्स थे, उसमें अल्टीमेटली अकाउंट नंबर जो डिजिटल पोर्टल जिससे पेमेंट होता है उसमें अकाउंट नंबर चेंज करते हुए किसी अन्य निजी व्यक्तियों के अकाउंट नंबर डाल दिए गए। और सीतापुर क्षेत्र के देवगढ़ में 2 दिनों तक डेरा जमाने के बाद जंगली हाथियों का दल धर्मपुर पहुंचा, जहां हाथियों ने धान की फसल को रौंद डाला। उसके बाद फिर देवगढ़ पहुंच गया है। 17 सदस्यीय हाथियों का दल सरनापारा से सटे जंगलों में डेरा जमाए हुए है। देवगढ़ को अपना नया ठिकाना बनाने से ग्रामीण दहशत में है। हाथी गुरुवार को अल सुबह ग्राम सोनतराई नेशनल हाईवे से होते हुए मंगरेलगढ़ मांड नदी पार करने के बाद धर्मपुर पहुंचे, जहां आधी रात तक लीपा झरिया में डेरा जमाए हाथियों ने खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। बता दें कि 1 माह पहले देवगढ़ में पहली बार आए एक दंतैल नर हाथी ने किसान की जान ले ली थी। उसके बाद से गांव में हाथियों के आने का सिलसिला जारी है। रेंजर विजय कुमार तिवारी ने बताया कि देवगढ़ में हाथियों की बढ़ती आवाजाही की वजह कोठी पहाड़ और पटेर पानी के घने जंगल है, जहां हाथियों के खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वनोपज उपलब्ध है। और उधर बिलासपुर शहर में दिवाली के बाद अब आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम मचने वाली है। देश के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट के तौर पर मशहूर तोरवा छठ घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में है। छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ होगी। बता दें कि 25 साल पहले सिर्फ 7 श्रद्धालुओं ने मां अरपा के तट पर छठ पूजा की शुरुआत की थी, जो आज विशाल रूप ले चुका है। इस बार यहां 70,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां की है। वहीं हजारों स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस बल मौके पर तैनात रहेंगे। पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। बिलासपुर का छठ घाट इस बार और भी सुंदर और व्यवस्थित नजर आएगा, जिससे श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पर्व एक महान पर्व है और उस पर बहुत बड़ी तैयारी बिलासपुर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा की जाती है। अभी हम लोगों ने समिति के लोगों के साथ और जो भी समाज के गणमान्य लोग हैं उनके साथ बैठक की है और हम लोगों ने बहुत अच्छी पार्किंग व्यवस्था इस बार हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि शहर के विभिन्न दिशाओं से आने वाले लोग अच्छे से पार्किंग कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा उनको चलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग उस पूजा को देखने भी आते हैं। देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। इस वक्त मैं खड़ा हूं एशिया के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट पर। आपको दिखाना चाहूंगा एशिया का ये सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है।
पिछले 25 साल पहले जब इसकी शुरुआत 7 व्यक्तियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा की गई थी, जिसकी संख्या अब बढ़कर करीबन 70,000 हो गई है। यहाँ पर के जो आयोजन समिति है लगातार यहाँ पर का डेवलपमेंट कर रही है। यह इसलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर की लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा है और साथ साथ यहाँ पर की स्वच्छता को भी काफी ध्यान दिया जाता है। बात करना चाहेंगे सबसे पहले जो 7 व्यक्तियों के द्वारा जो चालू किया गया था, उनमें से हमारे साथ सर आप बताएंगे कि कब शुरू हुआ था यहाँ पर और आज कौन सा वर्ष है? ये मेरे हिसाब से लगभग सन 1999 के आसपास का है और उसमें जो है हम लोग 7 आदमी मिलकर के इसको शुरू किए थे और आज के समय में लगभग 60-70 हजार आदमी यहाँ उपस्थित होते हैं और एशिया का ये सबसे बड़ा छठ घाट है। यहाँ जो कार्यक्रम है वो 25 तारीख को अर्पा महाआरती से चालू होगा और 27 को शाम का अर्घ होगा, 28 को सुबह का अर्घ होगा। ये त्यौहार जो है बिलासपुर के लिए, बल्कि छत्तीसगढ़ के स्थायी छठ घाट के नाम जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो भारतवर्ष में पहला है, लेकिन इसमें साल भर कुछ न कुछ होते रहता है। इस बार घाट की लंबाई भी लगभग 100 मीटर और बढ़ा दिया गया है और पार्किंग जो व्यवस्था था हमारा उसको कई जोन में इस बार बांटा गया है और पार्किंग व्यवस्था डबल कर दी गई है और जो एग्जिट एंट्री पॉइंट हमारे पास कम थे उसको बढ़ा दिया गया है, जो कोई भी श्रद्धालु टाइम से पहुंच जाएंगे यहाँ पे और उनको दिक्कत नहीं होगा। जिसमें सबसे पहले नहाय खाए के बाद में महाआरती किया जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम निर्जला व्रत के साथ साथ 28 तारीख तक पूरी तरीके से श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज बिलासपुर। खबर ग्वालियर से है, जहां 20वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उत्सव 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 26 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस महोत्सव में रूस के रिपब्लिक ऑफ तूबा, एस्टोनिया सहित भारत के विभिन्न राज्यों से 1000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे भव्य कार्निवाल से होगा, जिसमें विदेशी और देशी दल पारंपरिक परिधानों में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम से जिवाजी विश्वविद्यालय तक नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। उद्घाटन समारोह में पद्मश्री नलिनी कालिनी भी मौजूद रहेंगे। महापौर शोभा सिकरवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं विशिष्ट अतिथियों में राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे और जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य शामिल होंगे। समापन समारोह 29 अक्टूबर को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में होगा। अध्यक्षता आशुतोष तिवारी करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर हसन रघु उपस्थित रहेंगे। आयोजन को लेकर उद्भव के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे ने बताया कि इस महोत्सव में साइबेरिया के ऑनकुम ग्रुप, एस्टोनिया के कनेल और पासुके ग्रुप सहित महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो ग्वालियर में इसका आगाज किया जा रहा है और ये 26 तारीख से प्रारंभ होगा और जो इसका हर साल एक कार्निवाल निकलता है। अपने देश की जो प्रख्यात टीमें हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ साथ जो विदेश की 4 टीमें आई हैं वो एस्टोनिया और रसिया, वो लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन होगा और ये उद्घाटन के बाद दूसरे दिन 27 तारीख को हम लोग जो इसके कॉम्पिटिटिव राउंड्स करेंगे वो IITM में करेंगे।